हम गुफ्तगू करेंगे। जो बड़ी खबरें तो ये हैं कि आज अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा है कि शायद 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही में पीटीआई की जो मुख्तलिफ एक-एक करके विकेट गिर रही है। और आज मलिका बुखारी जो कि एमएनए थी पीटीआई की, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और उन्होंने उसमें ये भी कहा कि अगर आप एक रात अडयाला जेल में गुजारें तो आपको पता लग जाएगा मई की गर्मी में क्या हाल होता है। इससे पहले बहुत सारे और रहनुमा जो हैं पीटीआई के, वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन जो बनाया है हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, वो उसके खिलाफ जो पिटिशंस दायर हुई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक बेंच बना लिया है अपने और अपने हम ख्याल जजेस का, जो कि कल उसकी समाअत करेगा। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद वो कमीशन और उसकी कार्रवाई को स्टे कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। और आज यौम शोहदा भी मनाया गया, यौम तकरीम शोहदा, जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि ये 9 मई के वाक़यात के बाद जितनी तेज़ी से हरकत में आई हुई है पाकिस्तान आर्मी, लेकिन उसके जो मनाज़िर में एक मंज़र, एक इमेज जो कि बहुत वायरल हुआ है, वो जनरल बाजवा साहब जो कि साबिक आर्मी चीफ थे, उनको भी मदऊ किया गया था और वो मौजूदा आर्मी चीफ के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। गोया कि वो भी एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज था। बहुत से लोगों का कहना है कि वो इमरान खान साहब के लिए था कि ये हमारे साबिक चीफ हैं और ये गद्दार नहीं है, जैसा कि आप कहते रहे हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे, लेकिन बड़ा मौजू तो यही है कि पाकिस्तान में ये जो अफरा-तफरी जो है और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स कायम हो गई हैं और आज 16 लोगों को भेज दिया गया है उनमें प्रोसिक्यूट करने के लिए, ये मामला जो है कहाँ तक जाएगा और ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान की जमहूरी इर्तिका और अमल के लिए। तो डॉक्टर आकिल शाह, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करता हूँ। आप चूंकि बड़े क्लोजली इस इदारे को समझते भी हैं, आपने इसकी स्टडी भी की है, सारी बात है, तो हमें ये बताइए कि ये जो रिएक्शन 9 मई के बाद जो आया है, क्या आपको ये लग रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है ये बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट भी है, यानी कि बहुत ही सख्त किस्म का एक पुश बैक आर्मी दे रही है इमरान खान और पीटीआई को। और पहले जो बातें हो रही थी तकसीम की और कि उसके अंदर डेसेंट है, ग्रुप्स बने हुए हैं, 9 मई को उसका बड़ा चर्चा हुआ, गालिबन उसने भी ट्रिगर किया है इस पूरी चीज को। जी डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू रज़ा फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज इम्यून नहीं है, उसमें ज़रूर डिविजन्स हैं और ख़ान साहब का और पीटीआई का भी इनग्रेस है, ख़ासकर जो नेटवर्क्स हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स के। और चूँकि पीटीआई का जो वो जो मेन सपोर्ट बेस है, वो भी एक कह सकते हैं आप मिडल क्लास अर्बन प्रोफेशनल्स हैं, जो तारीख़ी तौर पे फ़ौज के साथ अलाइन रहे हैं सियासत में, या और उसमें अब हमें पता है कि फौजी फैमिलीज और वो भी खान साहब को बैक करती हैं। लेकिन जो लोग मेरे ख्याल से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि फौज फ्रैक्चर हो जाएगी या फौज में कोई फैक्शंस बन जाएंगे, मेरा ख्याल है वो जरा एग्जैजरेटेड है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्लियर एविडेंस ये मिलता है, जैसे फौज ने एक कोहिसिव इदारे के तौर पे, एक यूनाइटेड कमांड के तौर पे जो ये रिएक्शन दिखाया 9 मई के बाद, हम्म। तो 9 मई ने उनको वो जो वाकयात हुए, उनको आई थिंक जनरल आसिम मुनीर को एक मौका भी मिला ताकि वो फौज को रैली कर सकें और जो सिविलियन परसेप्शंस थे, खासकर जी। पीटीआई के कि फौज जो है उसमें कोई दरार पड़ गई है, उसको दिखाने के लिए कि फौज जो है वो अभी भी अपनी कमांड के पीछे नीचे जो है वो यूनाइटेड है और मुत्तहिद है और उसमें कोई ऐसी दरारें नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि आपको पता है कि आकिल, हमारी भी मुख्तसर बात हुई थी, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन जारी थी कि जी बड़ी तक़सीम है और इमरान खान का एक प्रो इमरान खान फैक्शन है जो डोमिनेट कर जाएगा और ये। लेकिन चलिए, वो तो आपने कहा कि वो मुत्तहिद होकर उन्होंने अब दिखा भी दिया है, लेकिन अब ये मामला आगे कहाँ जाएगा? जिस तरह से अब फौजी अदालतें भी कायम हो रही हैं, सिविल लिबर्टीज के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, ये जो वाकयात हैं, पकड़ धकड़, मैस अरेस्ट, मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन या माहौल इमर्ज हो रहा है, ये वरीसम है। जाहिर बात है कि हम उसकी तायद नहीं कर सकते, इवन दो के वन फील्स के भाई शोहदा की यादगार और ये इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, वो कोई भी नेशन स्टेट जो है
वो उसके ऊपर रिएक्ट करती है। लेकिन आप ये बताइए कि ये किधर को जाएगा मामला, वेयर डू यू सी थिंग्स गोइंग? जी रजा, आप ठीक कह रहे हैं। नेशन स्टेट अपने ऊपर अटैक्स को जरूर प्रोसिक्यूट करते हैं, उसको जाने नहीं देते। लेकिन आप, ये जो तरीका है कि आप सिविलियंस को फौजी कोर्ट्स में उनके केसेस भेज दें, हाँ। वो तो बेसिकली कोई चांस नहीं है कि आपको एक ड्यू प्रोसेस मिलेगा, आपको कोई अपील का मौका मिलेगा। वो जो ट्रांस प्रोसीडिंग्स होती हैं ट्रायल्स की, वो भी सीक्रेट होती हैं। आपका जो वकील होता है वो भी फौजी अफसर होता है। तो हम्म। मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज की कमिटमेंट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये एक बड़ा भयानक सा डेवलपमेंट है। जो आपकी डिफरेंस पीटीआई के, रिगार्डलेस ऑफ दैट, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक है, द राइट टू अ ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल। और उनको ये डिनाई करना, आई थिंक जमहूरियत के लिए, आइन के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अहम चीज है। जी अब्दुल मुइज जाफरी साहब, यही सवाल आपका जो है ना, ये मैं आपकी तरफ भी करूंगा। आई नो आपकी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है इसके ऊपर, और यकीनन मैं भी उसकी तायद करता हूँ। हम ये सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स और इस तरह की जो चीजें हैं, हमारा ये ख्याल था कि शायद हम उससे बाहर निकल गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वापस घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं। हर 10 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद थोड़ी सी जमहूरियत आगे बढ़ती है। और अब जिस तरह से एक बहुत बड़ा, मेरे नजदीक जो मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि ये रोल बैक हो रहा है, ये सारा डेमोक्रेटिक सेटअप। ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि ये बस एक आर्मी कोर्ट्स बन गई हैं और इंसाफ हो जाएगा। ये तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट और होती जाएगी। मुइज, इसके ऊपर जरा मुझे बताइए और नाजरीन को। बहुत शुक्रिया रूमी साहब, आपने मौका दिया। पहले तो मैं एक अगर मुझे इजाज़त मिले तो मैं एक तस्हीह कर दूं। 4 तरह के फील्ड जनरल कोर्ट, 4 तरह के कोर्ट मार्शल होते हैं। जो हम्म। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, जो जो मिलिट्री पर्सनल के लिए होता है, उसके अंदर आपको वकील जो है असाइन किया जाता है। जो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल होता है, उसके अंदर आपको बुनियादी तौर पे किताब के अंदर हक होता है अपना वकील करने का। ठीक है। जिस तरह इन दहशतगर्दों को हक था अपना वकील करने का। जो एपीएस अटैक के बाद हमारे खुसूसी मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जिसको हमारे फुल कोर्ट ने कहा था कि ठीक है जी, नजरिया ज़रूरत के तहत ही सही, हाँ। ये सही है 2 साल के लिए। लेकिन हाँ। उसमें फिर हम एक मोहताज लीगल सिस्टम है, हम नज़ीरों पे चलते हैं। हम बड़ी सोच के मालिक नहीं हैं। हम किसी और ने अगर कुछ कर दिया है तो हम जुर्रत करते हैं कि शायद हम भी वो कर दें। तो हम अपनी फिर नज़ीरें देखें, प्रेसिडेंट्स देखें जो हमने सेट किए हैं इन मिलिट्री कोर्ट्स के साथ, जो 70 टेररिस्ट कॉन्विक्ट्स जो हैं रूमी साहब, उनको सजाए मौत जब हुई तो वहाँ से अपील नहीं है। ये एक बुनियादी ड्यू प्रोसेस का नक्स है। जी। तो उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पेशावर हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल की। तो वक़ार सेठ साहब ने उन 70 को देखा और उन्होंने 2-3 चीज़ें, वक़ार सेठ मरहूम साहब ने 2-3 चीज़ें नोट की। पहले तो उन्होंने ये नोट किया कि यार इनको अपने चॉइस के वकील की तो इजाज़त थी, लेकिन इन 70 के 70 ने एक ही वकील किया। और जो हाँ। वकील किया, वो एक जूनियर लॉयर था पंजाब से, जिसको पश्तो नहीं आती थी, इनको पंजाबी नहीं आती थी। तो इन्होंने पता नहीं कौन-सी ज़बान में अपने वकील के साथ मुकालमा किया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ये 70 के 70 के जो कन्फेशंस हैं, वो वो टाइपोलॉजिकली सेम है, आइडेंटिकल है। मैं फलाँ यहाँ गया था, बम फाड़ दिया, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैं फलाँ यहाँ गया था, गोली मार दी, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे माफ़ कर दें। उन सब के कन्फेशंस जो हैं वो साइक्लो स्टाइल एक ही जैसे कन्फेशंस हैं। अच्छा, फिर उन्होंने नोट किया कि भाई इनमें से कुछ के जिनके कन्फेशंस आप कह रहे हैं, इनको तो आप 4 साल पहले फड़का चुके हैं। मतलब ये तो है ही नहीं। इनको तो आप अपने नंबर पूरे करने के लिए कह रहे थे कि इनका हमने ट्रायल किया। उनका तो ट्रायल ही वाज़ेह तौर पे हमारे ख्याल में हुआ नहीं है। अ, तो ये, और फिर उन्होंने कहा कि यार इनके साथ जो भी हुआ है ना, ये ठीक है, मतलब सही है, नज़रिया ज़रूरत है, लेकिन इनके साथ ट्रायल नहीं हुआ है। ये कोर्ट में नहीं थे, तो इनको ट्रायल मिलना चाहिए। ये सब जो इनके साथ हुआ है, ये गैर कानूनी है। ये उन्होंने उन तहरीक-ए-तालिबान के दहशतगर्दों, मुबैय्यना दहशतगर्दों के हवाले से कहा। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट गया और उसने पहली तारीख पे वक़ार सेठ साहब का फैसला सस्पेंड कर दिया, और अ, फिर वो केस वापस से लगा ही नहीं। और उसको 4-5 साल हो गए, सेठ साहब भी मर गए। अच्छा, बहरहाल मतलब जब ये नज़ीर आपके सामने हो, तो फिर आप सोचते हैं कि देखिए, हमारे पास एक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, वो एक पीस ऑफ पेपर है और वो रबिश है, उसको फाड़ के फेंक दें कभी। और उसको मुशर्रफ साहब ने बहुत म्यूटेट भी किया था। उसके अंदर पहले जो है प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर वफाकी वज़रा होते हैं,
फिर पहले कैबिनेट सेक्रेटरीज होते थे, अब वो वफाकी वज़रा के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाता है। लेकिन राइट। ऑन पेपर कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद डिफेंस सेक्रेटरी के बाद मतलब हमारे पेपर पे अभी भी, हालांकि उनके ओहदे जो हैं वो मिनिस्टर के बराबर होते हैं, उनको गाड़ियां और सब, तो वो तो खैर प्रेसिडेंट से भी ज्यादा, लेकिन वो डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं साहब बहादुर, जो जो हमारे 4 स्टार्स होते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर आप इस तरतीब से चलें कि फिर जहां वजीर आजम रहते हैं वो फिर अहम ज्यादा है, और जहां पार्लियामान मिलती है जिसकी कैबिना सेक्रेटरी होती है, सिविल सर्वेंट्स जो फर्स्ट सर्वेंट जहां बैठता है प्राइम मिनिस्टर, वो शायद ज्यादा अहम है। तो यार रूबी साहब इन सब ने जाके उस पे धावा बोला था, अपनी शलवारें लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस जलाने खड़े थे। फवाद हसन फवाद कहते हैं कि मैं आईजी पुलिस से पूछ रहा था यार इनको रोको भाई, तो वो कह रहे थे सर हमें ऑर्डर नहीं है। तो अगर आपने ये उनको नजीर दी है, तो ये तो घर भी कायद आजम का है, ये तो सही। घर भी हमारा है। मतलब हाँ। बहुत गलत किया, बलवाई है, लेकिन नेचर ऑफ क्राइम जो है वो मेरी नजर में तो सिविलियन है। मतलब इट हैपेंड टू बी अ मिलिट्री आउटपोस्ट, देयर एंगर वाज वेंटेड अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट एंड इट वाज रॉन्गली वेंटेड, दे डिजर्व टू गो टू जेल, दे मस्ट बी ट्राइड, but to say they are terrorists is a stretch. To say they are some kind of official secret interlopers that need the military act, मतलब it beggars belief. जी। लेकिन हो रहा है, और शहबाज शरीफ साहब उसको डिफेंड कर रहे हैं। और वो लोग जो फखर करते थे कि 3 साल पहले हमने कहा था कि इनके साथ भी यही होगा, भाई आपने ये तो कहा था इनके साथ भी यही होगा, ये आपने कहा था कि हम ही करेंगे उनके साथ वापस से मिलके, जिनके साथ पहले भी हम मिले हुए थे और फिर वादा किया था नहीं मिलेंगे। हम्म। तो हम्म। मतलब जी बिल्कुल। और इस मौजूदा गवर्नमेंट की और मौजूदा सियासी पार्टियां जो रूलिंग कोलिशन में हैं, ये उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा है कि वो खुद ये सीड कर रहे हैं ये स्पेस, मैं समझता हूँ, और वो खुद ये इनवाइट कर रहे हैं ये रोल बैक प्रोजेक्ट को। तो आखिर आज आपने देखा कि आपने वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, वहां पर ये कहा गया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कि इलेक्शन तो अक्टूबर में भी नहीं दिखाई दे रहे। आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे? राजा, मैं आपकी पिछले क्वेश्चन को जरा एड्रेस कर लूं। आपने जी। कहा था कि ये किस किस डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है। हाँ। लेकिन जब भी फौज की पावर में या उसकी जो उसने अपनी हेजेमनी बनाई हुई है उसमें कोई कमी आती है, उस पर चैलेंज आता है, तो फौज सिग्नल करती है कि बेसिकली पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा जो है वो बंदूक है। और हम्म। सिविलियंस को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। खासकर पीटीआई को, जो आपको हमें पता है वो खान साहब जो थे वो बाजवा और फैज और फौज के पेट प्रोजेक्ट थे। हम्म। लेकिन वो अब ऑब्वियसली उनके दे फेल आउट। आपको याद है कि जब फैज की अपॉइंटमेंट पे और इश्यूज पे, तो फौज रीअसर्ट कर रही है, अपनी ताकत दिखा रही है सिविलियंस को जो पावर में है, और जो पीटीआई और ऑपोजिशन वाले हैं उनको भी दिखा रही है कि वी आर द अल्टीमेट आर्बिटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन दिस कंट्री। तो सही। मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि डिफेक्टो मिलिट्री पावर जो है वो सिविलियंस पावर, डिजोर पावर को उसने बिल्कुल रद्द करके, मतलब बास्केट कूड़े में फेंक दिया है, ऐसा लगता है। जी ऐसा बिल्कुल। तो अगर यही वाली बात है, बहुत से लोग ये कहने चाह रहे हैं आकिल के इन हालात में इलेक्शन नहीं होंगे या इलेक्शन आगे हो जाएंगे। और आज ये इलेक्शन कमीशन के वकील की भी बड़ी अजीबोगरीब बात लगी कि क्योंकि आप क्या देखते हैं कि ये इलेक्शंस करवा पाएगी मौजूदा जो है गवर्नमेंट, और या ये कोई और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमल या स्टेप होगा आगे बढ़कर? मेरे लिए डायरेक्ट मतलब स्पेसिफिकली कहना कि अक्टूबर में होंगे कि नहीं मुश्किल है। लेकिन अगर आप रीसेंट पास में देखें जो इलेक्शन कमीशन का स्टांस रहा है, बट खासकर जो फौजी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं उसका रहा है, तो उनका तो कोई मूड नहीं है खासकर इलेक्शन करवाने का। मैंने अनफॉर्चुनेटली वकील की स्टेटमेंट नहीं देखी, बट उनकी तो गालबन इलेक्शन कमीशन का स्टांस यही रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली या लॉजिस्टिकली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। बट आइन अगर फॉलो करना है, जो कि पाकिस्तान में एक रेयर इवेंट होता है, एक रेयर है नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को पास करना, तो फिर तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। राइट। ऐसी कोई अनलेस ऐसी कोई हालात ऐसे हो जाएं या क्रिएट ऐसे किए जाएं कि वो इमरजेंसी लगे, पाकिस्तान क्राइसिस में हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस बनाए जाएं,
तो फिर तो डिले किया जा सकता है, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर तो इसकी कोई इसका जवाब नहीं।